नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, राशन कार्ड से आपका भी कटेगा नाम। केंद्र ने राज्यों को भेजी 1,17,00,000 लोगों की लिस्ट जारी। केंद्र सरकार ने पहली बार उन राशन कार्ड धारकों की पहचान की है जो मुफ्त खाद्यान्न योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं है। इन लाभार्थियों में आयकर दाता, 4 पहिया वाहन मालिक और कंपनियों के निदेशक शामिल हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राशन कार्ड धारकों के विवरण को आयकर विभाग, सड़क परिवहन मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय जैसी सरकारी एजेंसियों के डाटाबेस से मिलान कर यह सूची तैयार की है। जांच में पाया गया कि 94,71,000 राशन कार्ड धारक करदाता हैं, 17,51,000 4 पहिया वाहन मालिक हैं और 5,31,000 कंपनी निदेशक हैं। कुल मिलाकर लगभग 1,17,00,000 कार्ड धारक अपात्र की श्रेणी में आते हैं। अब केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे जमीनी स्तर पर सत्यापन कर 30 सितंबर तक इन अपात्र कार्ड धारकों को सूची से बाहर करें। मुख्तार के बेटे अब्बास की विधायकी बहाल होगी। मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास को हेट स्पीच केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बुधवार को हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने मऊ की MP MLA कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें अब्बास को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट के फैसले पर लीगल एक्सपर्ट का कहना है कि अब अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल होगी। ताजमहल में श्रीराम लिखा बैग लाने पर पर्यटक को रोका। आगरा में ताजमहल देखने से एक पर्यटक को रोक दिया गया। पर्यटक के पास श्रीराम लिखा बैग था। इस वजह से CISF जवानों ने उसे एंट्री नहीं दी। मामले में पर्यटक ने वीडियो जारी कर नाराजगी जाहिर की। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि CISF पर्यटक से माफी मांगकर उसे प्रवेश दे। ऐसा नहीं किया तो 51 साधु संतों के साथ राम नाम के दुपट्टे ओढ़कर ताजमहल में प्रवेश करेंगे। बीजेपी नेता का घर गिराने वाले के मकान पर चला बुलडोजर। आजमगढ़ में 16 अगस्त को एक बीजेपी नेता का घर ट्रैक्टर से तोड़ दिया गया था। बीजेपी नेता की शिकायत पर 18 अगस्त को आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। इसके बाद बुधवार को प्रशासन ने आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा किया। फिर 2 घंटे बाद ही उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। नायब तहसीलदार रंजीत बहादुर सिंह की अगुवाई में पुलिस और प्रशासन की टीम आरोपी के घर पहुंची। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। मामला बिलरियागंज थाने के भावापुर गांव का है। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। जल्द आएगा नया कानून। गिरफ्तारी या 30 दिन हिरासत पर PM CM का पद जाएगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी ऐसे क्राइम में अरेस्ट या 30 दिन की हिरासत में रहता है जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में इससे संबंधित 3 बिल पेश किए। तीनों विधेयकों के खिलाफ लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की। विपक्ष ने गृह मंत्री के ऊपर कागज के गोले फेंके। कांग्रेस, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और सपा ने बिलों को न्याय विरोधी, संविधान विरोधी बताया। इस पर शाह ने बिलों को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की बात कही। खाद की कालाबाजारी करने वालों को CM योगी को कड़ी चेतावनी। योगी सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कि प्रदेश में कहीं भी उर्वरकों की दिक्कत या कमी नहीं है। किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। सरकार ने खाद के अनावश्यक भंडारण न करने की अपील की है। कृषि विभाग ने सभी 18 मंडलों में खाद की उपलब्धता व बिक्री की जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी ने उर्वरक की ओवर रेटिंग, कालाबाजारी करने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी है। अधिकारियों को मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। टीम इंडिया की स्पॉन्सर ड्रीम 11 बैन हो सकती है। लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल पास आने वाले दिनों में फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम 11, रमी, पोकर वगैरह सब बंद हो सकते हैं। ड्रीम 11 भारतीय क्रिकेट टीम की लीड स्पॉन्सर भी है। आज यानी 20 अगस्त को लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हो गया। ये बिल ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने और रियल मनी गेम्स पर रोक लगाने के लिए है। अगर राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया तो सभी मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स पर रोक लग जाएगी, चाहे ये गेम्स स्किल बेस्ड हो या चांस बेस्ड, दोनों पर रोक लगेगी। शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील अब कहलाएगी परशुरामपुरी। हाल में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शाहजहांपुर का नाम बदलने की मांग की थी। उनका कहना है कि शाहजहांपुर नाम गुलामी के दौर का है, इसे तत्काल बदल दिया जाना चाहिए। इस बीच शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम बदल दिया गया है। जलालाबाद को उसके पुराने नाम से नहीं पुकारा जाएगा। केंद्र सरकार ने मंजूरी देते हुए आधिकारिक रूप से जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया है।
यूपी के सरकारी स्कूलों में होने वाला है बड़ा बदलाव। अब प्रदेश के छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई और भी रंगीन हो जाएगी। को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों और बाल वाटिकाओं में पढ़ने वाले हर बच्चे को हर महीने स्टेशनरी मिलेगी। पेंसिल, क्रेयन, वाटर कलर, चार्ट, फ्लैश कार्ड और कार्यपत्रक जैसी चीजें अब बच्चों की पढ़ाई का हिस्सा होंगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने 2,653,70,000 रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। कुल 10 महीने के लिए 5,307 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र को 1,000 रुपए प्रतिमाह स्टेशनरी खरीदने के लिए मिलेंगे। 3,500 करोड़ के जमीन घोटाले में 7 लोगों पर एफआईआर। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में 3,500 करोड़ का जमीन घोटाला हुआ। बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड के अध्यक्ष सचिव ने समिति को आवंटित भूखंडों को अपने रिश्तेदारों और एलडीए अफसरों के नाम रजिस्ट्री करा दी। मामला लखनऊ हाई कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, यह सरकारी जमीनों की लूट का मामला है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया के आदेश पर बुधवार को गाजीपुर थाने में समिति के 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी जालसाजी की एफआईआर दर्ज की गई। प्रारंभिक जांच में लखनऊ विकास प्राधिकरण और सहकारिता विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है। बागपत में किसानों ने प्रदर्शन कर आंदोलन की दी चेतावनी। बागपत विकास भवन सभागार में किसान दिवस के मौके पर विभिन्न किसान संगठनों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसान संगठनों ने गन्ना भुगतान में देरी, स्मार्ट विद्युत मीटर और यमुना नदी के किनारे पत्थर की थाई जैसी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। किसान नेताओं ने प्रशासन पर किसानों की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। मुख्य विकास अधिकारी नीरज कुमार श्रीवास्तव ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। 160 करोड़ की सरकारी जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। रामपुर में प्रशासन ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सिविल लाइंस एरिया में 160 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। यह जमीन रामपुर पार्क के नाम से दर्ज थी। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के किनारे स्थित इस जमीन की लंबाई करीब 900 मीटर है। भू माफियाओं ने सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर कर जमीन को अपने नाम दर्ज करा लिया था। इस जमीन पर उन्होंने आलीशान इमारतें और दुकानें बना ली थीं। प्रशासन ने जेसीबी मशीनों से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। दुकानदारों के अनुसार उन्हें एक रात पहले ही चेतावनी दी गई थी। यूपी के 10 शहरों में बुधवार को बारिश हुई। लखीमपुर में शारदा नदी कटान कर रही है। यहाँ 2 ग्रामीणों के मकान शारदा नदी में बह गए। बीते 15 दिनों में 13 मकान और एक पुराना शिव मंदिर नदी में समा चुके हैं। वहीं सीतापुर में घाघरा नदी उफान पर है। बुधवार सुबह शुकुलपुरवा ग्राम पंचायत का प्राइमरी स्कूल 7 सेकंड में नदी में समा गया। इस स्कूल में 146 बच्चे पढ़ाई करते थे। वहीं आज इन जिलों में बारिश होगी, जिसमें बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, सोनभद्र में भारी बारिश का अलर्ट है और देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही, कौशाम्बी, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर में हल्की बारिश का अनुमान है। अयोध्या की रामलीला में जलेगा 190 फीट का रावण। अयोध्या की रामलीला में इस बार 190 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। दिल्ली से स्पेशल टीम इसको बनाने आ रही है। रामलीला के फाउंडर, अध्यक्ष, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सुभाष मलिक और अयोध्या की रामलीला कमेटी के महासचिव शुभम मलिक ने बताया कि इस बार दुनिया के सबसे बड़े रावण हमारी अयोध्या की रामलीला में बनाए जाएंगे, जो दिल्ली के कारीगर अयोध्या आकर 24 अगस्त से बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। 16 सितंबर से शुरू होगा विशेष अभियान, किसानों की 100% रजिस्ट्री का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री को लेकर बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 16 सितंबर 2025 से प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जिलाधिकारियों को फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति पर प्रतिदिन समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। दुकानों में मेड इन यूपी वाइन रखना होगा अनिवार्य। फलों से बनी वाइन को सरकार खुदरा विक्रेताओं के लिए अपनी दुकानों में रखना अनिवार्य करने की योजना बना रही है। इसके लिए जल्द ही मौजूदा नीति और नियमों में संशोधन करने के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष एक प्रस्ताव पेश करने की तैयारी है, जिससे खुदरा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक न्यूनतम कोटा बनाया जा सके। आबकारी विभाग के अधिकारी प्रस्ताव तैयार करने में जुट गए हैं। माफिया अतीक के करीबियों की अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई। प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में बुधवार को प्राधिकरण ने माफिया अतीक अहमद के करीबियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रसूलपुर मरियाडिया, रसूलपुर कासीपुर और मुंडेरा इलाके में करीब 15 बीघा जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया।
अखिलेश के टारगेट पर योगी सरकार के 3 डीएम सपा प्रमुख अखिलेश यादव के दावों को 3 जिलों के डीएम ने गलत ठहराया है। सपा ने 2022 में चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। इसके लिए 18,000 हलफनामे, शपथ पत्र जमा किए थे। अब 3 साल बाद इनमें से 15 हलफनामों की जांच पूरी हुई है। जौनपुर, कासगंज और बाराबंकी के डीएम ने मंगलवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि जो शिकायतें उनके पास आई थीं, उनकी जांच कर ली गई है। जांच में पता चला कि कुछ नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे क्योंकि वे दूसरे स्थान पर पहले से दर्ज थे। कुछ लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है, इसलिए उनके नाम डिलीट कर दिए गए। इसके बाद से अखिलेश यादव तीनों जिलाधिकारियों पर हमलावर हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में बुधवार को 92 लोगों को अपने सपनों के आशियाना की चाबी मिली। हरहुआ और कुरहुआ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाए गए। आवास के लिए कुल 642 लोगों ने आवेदन किया था। आवेदन से संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आवास आवंटन के लिए लॉटरी सिस्टम का सहारा लिया गया। गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में बुधवार को सभी आवेदनकर्ता को बुलाया गया था। विकास प्राधिकरण की तरफ से आवास आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। लॉटरी सिस्टम से 62 लोगों के नाम की पर्ची निकाली गई। राहुल तेजस्वी की बिहार वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ेंगे अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल की बिहार वोटर अधिकार यात्रा से समाजवादी पार्टी के मुखिया एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी जुड़ेंगे। वे 28 अगस्त को सीतामढ़ी में राहुल और तेजस्वी के साथ यात्रा में शिरकत करेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जा रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के विरोध में इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा यह यात्रा निकाली जा रही है। एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव विपक्षी नेताओं को लामबंद कर रहे हैं। यूपी के इस शहर में फर्जी टीचरों का भंडाफोड़। यूपी के बुलंदशहर जिले में बेसिक शिक्षा विभाग में 4 फर्जी शिक्षकों का खुलासा हुआ है। बीएसए ने सभी को बर्खास्त कर दिया है। यह आरोपी किसी और की बीटीसी की मार्कशीट पर विभाग में वर्ष 2014 से नौकरी कर रहे थे। चारों शिक्षक फिरोजाबाद जनपद की शिकोहाबाद तहसील के हैं। शिकायत के आधार पर बीएसए ने उक्त चारों शिक्षकों की मार्कशीट का परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से सत्यापन कराया था। लेखाधिकारी को भी चारों शिक्षकों से रिकवरी के लिए कहा गया है। अग्नि 5 का ओडिशा में सफल परीक्षण हुआ। भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में बुधवार को इसकी टेस्टिंग हुई। यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी इसे एक साथ कई टारगेट्स पर लॉन्च किया जा सकता है। इसका पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में हुआ था। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर है। ऐसे में यह मिसाइल पाकिस्तान, चीन, तुर्की जैसे कई देशों तक मार करने की क्षमता रखती है। ताजमहल तक पहुंचा यमुना का पानी। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बाद आगरा में यमुना एक बार फिर उफान पर है। बुधवार को इसका जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया। नदी का पानी ताजमहल की बाउंड्री तक पानी पहुंच जाने के कारण यहां सुरक्षा के लिए बनाई गई सीआईएसएफ की चौकी को हटाना पड़ा है। श्मशान घाट भी डूब गया है। नदी का जलस्तर बाढ़ के चेतावनी स्तर 495 फीट पर पहुंच गया। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। शहरी क्षेत्र से लेकर देहात के 40 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेरठ में दिल्ली रोड को जाम मुक्त करने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। एसपी यातायात राघवेंद्र मिश्र ने अतिक्रमण को सख्ती से हटाने के निर्देश दिए हैं। भैंसाली बस अड्डे से रेलवे रोड तक अतिक्रमण हटाया गया। व्यापारियों से दोपहर में सड़क पर वाहन न खड़ा करने की अपील की गई। दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वंदे मातरम और भारत माता की जय का विरोध करना टीचर को पड़ा भारी। प्रार्थना सभा में बच्चों को हाथ जोड़ने, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम व भारत माता की जय का विरोध तथा बालिकाओं को जबरन उर्दू भाषा में पढ़ाई का दबाव बनाना सहायक अध्यापक को भारी पड़ गया। जांच में आरोप सही पाए जाने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक का मूल वेतन पर तैनाती करते हुए तबादला दूसरे ब्लॉक में कर दिया है। जेल में बंद महिलाओं के बच्चों को मिलेंगी सुविधाएं। बस्ती जिला कारागार में बुधवार को बाल कल्याण समिति की टीम ने निरीक्षण किया। टीम का नेतृत्व अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने किया। समिति के सदस्य अजय श्रीवास्तव, डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव और मंजू त्रिपाठी भी मौजूद थे। जेलर राजीव कुमार ने बताया कि वर्तमान में जिला कारागार में कोई नाबालिग बच्चा नहीं है। टीम ने जेल प्रशासन से बाल संरक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सीडब्ल्यूसी ने कहा कि प्रदेश सरकार नाबालिग बच्चों की देखरेख को प्राथमिकता दे रही है। कई बार महिला बंदियों के छोटे बच्चे भी जेल में रहते हैं। इन बच्चों का किसी अपराध से कोई संबंध नहीं होता। सरकार की जिम्मेदारी है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की सुविधाएं मिलें।
श्रावस्ती में उर्वरक की कालाबाजारी पर कार्रवाई। श्रावस्ती में उर्वरक की कालाबाजारी और जमाखोरी पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले में 175 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 21 दुकानों से नमूने लिए गए। अनियमितता मिलने पर 92 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया। 33 उर्वरक विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया और 4 का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। आज बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। ग्रेटर नोएडा में लगने वाले ऐतिहासिक गुरु द्रोणाचार्य मेले की वजह से कल यानी 21 अगस्त गुरुवार को जिले भर के सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने लोकल हॉलिडे घोषित करते हुए निर्देश जारी कर किया है। गौतम बुद्ध नगर जिले में इन दिनों दनकौर का मशहूर गुरु द्रोणाचार्य मेला चल रहा है। हर साल की तरह इस बार भी मेले में भारी भीड़ उमड़ रही है। लोगों की सुविधा और ट्रैफिक जाम से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने अहम फैसला लेते हुए सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। टोल पर फौजी की पिटाई करने वाला 8वां आरोपी रवि गिरफ्तार। भूनी टोल पर फौजी कपिल की डंडे से पिटाई करने वाले 8वें आरोपित रवि को करनावल कट के समीप झाल से गिरफ्तार कर लिया। उससे पहले पुलिस 7 आरोपितों को जेल भेज चुकी है। साथ ही धर्म सिंह एंड कंपनी से NHAI ने टोल को टेक ओवर कर लिया। देर शाम NHAI के बागपत डिवीजन से 15 कर्मचारियों की टीम टोल पर भेज दी गई। गुरुवार को टोल पर नकदी काउंटर भी शुरू कर दिया जाएगा। घटना के बाद से टोल के बुम उठे हुए हैं। सिर्फ सेंसर से फास्टैग लगे वाहनों से शुल्क कट रहा है। मथुरा में केमिकल टैंकर पलटा, टैंक फटने से आग लगी। मथुरा में एथेनॉल लिक्विड से भरा टैंकर जयपुर बरेली हाईवे पर पलट गया। इसके बाद धमाके के साथ टैंक फट गया और भीषण आग लग गई। पल भर में आग ने विकराल रूप ले ली। टैंकर चालक ने कूदकर जान बचाई। आग की लपटें 20 फीट ऊंची उठने लगीं और धुएं का गुब्बार 1 किलोमीटर दूर से दिखाई देने लगा। यह देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर दमकल की 5 गाड़ियां और रिफाइनरी की टीमें वहां पहुंची। आग सुबह 4 बजे लगी और करीब 4 घंटे में काबू पाया गया। आग बुझा रहे 3 फायर कर्मी FSSO माउंट किशन लाल, फायरमैन मोहम्मद साकिर, होमगार्ड चंद्रपाल झुलसकर घायल हैं। गोरखपुर में बस स्टेशनों पर जाम की समस्या खत्म होगी। गोरखपुर के रेलवे, कचहरी और नौसड़ बस स्टेशनों पर अक्सर लगने वाले जाम की समस्या से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। परिवहन निगम ने इसके लिए नई योजना तैयार की है, जिसके तहत बस स्टेशनों के सामने कुल 16 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों से लगातार निगरानी की जाएगी ताकि जाम की स्थिति बनने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। परिवहन निगम अधिकारियों ने बताया कि अगले 2 दिनों में कैमरे लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में एक विशेष मॉनिटरिंग रूम तैयार किया जा रहा है। यहां से जाम की स्थिति पर नजर रखी जाएगी और मौके पर मौजूद टीम को तुरंत निर्देश जारी किए जाएंगे। आगरा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में नहीं चली AC आगरा के डॉक्टर भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के 91वां दीक्षांत समारोह में बुधवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची। दीक्षांत समारोह में इंडियन हैबिटेट सेंटर के निदेशक प्रो KG सुरेश भी मौजूद रहे। इस दौरान शिवाजी मंडपम में AC नहीं चला। इससे गर्मी और उमस के चलते उपाधि वाले स्टूडेंट परेशान रहे और इन्विटेशन कार्ड से हवा किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, रिसर्च पर फोकस करना होगा। यूनिवर्सिटी में पेपर बदलना, बार कोड बदलना जैसे काम बंद कराने होंगे। ऐसे देश विकसित नहीं होगा। फर्जी डिग्री लेकर घूमने से देश को लाभ नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी में ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें बंद कराने की जरूरत है। KG 2 PG का ध्येय लेकर चलिए। सिलेबस पर मंथन हो। 10 साल का विजन होना चाहिए। बाबा विश्वनाथ का नेमी भक्त बना। श्वेत उल्लू भारतीय वैदिक परंपराओं में उल्लू को देवी लक्ष्मी के वाहन के रूप में माना जाता है। इसके अलावा अगर उल्लू का रंग सफेद हो तो उसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी तरह का शुभ संयोग हाल ही में श्री काशी विश्वनाथ धाम में देखने को मिला है। यहाँ बाबा के गर्भगृह के स्वर्ण शिखर पर एक सफेद रंग का उल्लू देखा गया, जो चर्चा का विषय बना है। PM मोदी ने बाहुबली बृजभूषण सिंह का हाल पूछा। भाजपा सांसद करण भूषण सिंह ने मंगलवार को दिल्ली में PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। करण भूषण के साथ उनकी बेटी कामाक्षी सिंह और बेटा अमर्थ भूषण सिंह भी साथ रहे। कामाक्षी और अमर्थ ने PM मोदी को हनुमान जी का एक छोटा गदा भेंट किया। उस वक्त PM मोदी हंसते हुए नजर आए। PM ने अमर्थ से गदा के बारे में जानकारी ली। अमर्थ ने कहा, ये हनुमान जी का गदा है, इसे हनुमान जी सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर CM हाउस में हमला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह CM आवास में जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ। दिल्ली CM ने शाम करीब 6 बजे X पर लिखा, जन सुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के संकल्प पर कायराना प्रयास है। हमले के बाद सदमे में थी, अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। वहीं भाजपा विधायक हरीश खुराना ने घटना में आम आदमी पार्टी के शामिल होने का दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट X पर गुजरात के AAP विधायक गोपाल इटालिया के साथ आरोपी की फोटो शेयर की।
देवरिया में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। देवरिया जिले में आबकारी विभाग ने बुधवार सुबह एक बड़ी कार्रवाई की। गौरी बाजार के भट्टौली खुर्द में स्थित एक ईंट भट्ठे पर चल रही अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। आबकारी निरीक्षक सदर सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में आबकारी विभाग और गौरी बाजार पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। टीम ने मौके से 45 लीटर कच्ची शराब बरामद की। अलावा शराब बनाने के उपकरण, 2 बड़े ड्रम और 2 बड़े भदेला भी जब्त किए गए। करीब 500 किलो लहन भी बरामद हुआ, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। मऊ विधानसभा सीट के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू। मऊ विधानसभा सीट के लिए मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण शुरू हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण मिश्र ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक। पुनरीक्षण की प्रक्रिया 1 जुलाई 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर की जाएगी। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि एकीकृत निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 2 सितंबर से होगा। दावे और आपत्तियां 17 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। इनका निस्तारण 25 सितंबर तक किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर को होगा। यूपी बोर्ड ने बढ़ाई कक्षा 9 से 11 की पंजीकरण तिथि। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 में कक्षा 9, 10 और 11 के विद्यार्थियों के पंजीकरण के लिए नई तिथियां घोषित कर दी हैं। परिषद ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों का पंजीकरण अब पूरी तरह ऑनलाइन होगा और इसके लिए विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को समयबद्ध ढंग से सभी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जारी विज्ञप्ति के अनुसार कक्षा 9 से 11 के विद्यार्थियों का पंजीकरण शुल्क जमा करने और ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। प्रत्येक छात्र छात्रा से 40 रुपए पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा, जिसे विद्यालय प्रधानाचार्य चालान के माध्यम से जमा कराएंगे। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ साजिश के दावों को नकारा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की चिंताओं को खारिज कर दिया। बांग्लादेश ने दावा किया था कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भारत में उसके खिलाफ राजनीतिक एक्टिविटी कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार को अवामी लीग की तरफ से भारत में किसी भी बांग्लादेश विरोधी गतिविधि की जानकारी नहीं है। भारत अपनी जमीन से किसी भी देश के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों की इजाजत नहीं देता है। जायसवाल ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के बयान को गलत बताया और कहा कि भारत चाहता है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं, ताकि जनता की इच्छा पता चल सके। बांके बिहारी जी अब हाई कोर्ट में एक्ट को देंगे चुनौती। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर के प्रबंधन के संबंध में विधानमंडल द्वारा पारित एक्ट को चुनौती देने के लिए याचिका में संशोधन की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने बुधवार को प्रकरण में सुनवाई की। याची श्री बांके बिहारी जी और हरिदास सखी संप्रदाय के ज्ञानेन्द्र गोस्वामी व रसिक राज गोस्वामी की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता लोकेश भारद्वाज ने कहा कि अध्यादेश अब एक्ट के रूप में परिवर्तित हो गया है। गाय की बछिया को बेटी मानकर मनाया जन्मदिन। औरैया में एक दंपत्ति किसान ने अपनी गाय की बछिया का जन्मदिन मनाया। बछिया का पहला जन्मदिन इस तरह मनाया जैसे कोई पिता अपनी बेटी का जन्मदिन मनाता है। केक काटकर बछिया को खिलाया गया और आए हुए ग्रामीणों मेहमानों को स्वादिष्ट स्वल्पाहार परोसा गया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के भरसेन गांव का है। रामशंकर पाल एक साधारण किसान हैं। उनके पास खुद की सिर्फ 1 बीघा जमीन है और कुछ जमीन वे बटाई पर लेकर खेती करते हैं। खेती बाड़ी और पशुपालन ही उनका मुख्य सहारा है। घर की देखभाल और खेत की मेहनत अब केवल रामशंकर और उनकी पत्नी सुनीता देवी ही करते हैं। विद्युत कर्मियों की सुरक्षा के लिए नया उपकरण। मोहनलालगंज के सभी 7 विद्युत उपकेंद्रों पर विद्युत कर्मियों की सुरक्षा के लिए वोल्टेज डिटेक्टर की सुविधा शुरू की गई है। यह उपकरण बिजली लाइनों में करंट की मौजूदगी को दूर से ही पहचान लेता है। करंट का पता चलते ही यह तेज बीप की आवाज से कर्मचारियों को सतर्क कर देता है। अधिशासी अभियंता श्रवण कुमार सिंह के अनुसार यह डिटेक्टर पेन की तरह जेब में आसानी से रखा जा सकता है। यह 11 kV और 33 kV लाइन के साथ साथ LT लाइन में भी करंट की मौजूदगी का पता लगाता है। शटडाउन के बाद भी कर्मचारी इसकी मदद से लाइन में करंट की स्थिति की जांच कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।